हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, आपका बेसिकली हमारी आपका 7th क्लास है और इसी 7th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग ज्योग्राफी में जो चैप्टर है आपका जल यानी कि वाटर को हम लोग समझेंगे। थोड़ा हम लोग उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे कि कैसे कैसे किस रूप में हमको मिलता है, हिमानियों में कितना है, नदी में कितना है, आइस कैप में कितना है, फ्रेश वाटर कितना है, आपका सनलाइन वाटर कितना है, कैसे उसको हार्वेस्टिंग हम लोग कर सकते हैं। इन सभी तमाम ऐसे मुद्दों पर हम लोग अपने चैप्टर में जुड़कर एक एक कर कर आपका बहुत अच्छे से हम लोग बात करेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट, कोई क्वेरी आपको किसी प्रकार आपका बनता है तो मेरे प्यारे बच्चों आप लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी को, अपने क्वेश्चंस को, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से। तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड पर। देखिए चैप्टर आपके सामने है, चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 जल। और इस जल में सबसे पहले थलशाला क्या है, अगर आप इसको समझेंगे, ठीक है। और इन सारी चीजों को एक एक करके हम लोग आपका पढ़ेंगे, बात करेंगे। बारिश कैसे होती है, कौन कौन से स्वरूप है, इन सबको हम लोग एक एक करके अपने इस लेक्चर के माध्यम से बहुत अच्छे से पढ़ के देखेंगे। चलिए क्रम हमारा वही है कि कोई भी एक बच्चा किसी स्कूल से खड़ा हो, माइक ले और चैप्टर को पढ़ना शुरू करें। हेलो, क्या नाम है आपका? वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा, अक्षिता कौन सी क्लास है आपकी? ठीक है, पढ़ें आप। शाबाश, बैठ जाइए। जीएचएस खैरीकला। सबसे पहले आप एक बार ये वाला मैं एक आपको चित्र दिखाना चाहता हूं, शायद आप इस चित्र को देखकर समझें। ये चित्र आपको अच्छे से आप इसको देख पाए। ये कोने में चित्र है 5.1 जो आपका जल का चित्र है, इसको देख रहे हैं। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, अगर आप इसको प्रॉपर्टी को समझने का प्रयास करेंगे तो कह रहे हैं, देखिए ये आपका जल है, भूमि पर, कहीं समुद्र में, किसी नदी पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। तो सूर्य का प्रकाश अगर पड़ेगा, अच्छा मैं सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। अब मुझे बताइए कि जल वाष्प बनकर कौन सी ऋतु में उड़ेगा, गर्मी में कि सर्दियों में? जो समुद्रों का या फिर आपका नदियों का और जो आपके तालाब हैं, अगर उनका जल है वो समुद्रों में भाप बन के उड़ेगा, मतलब ये आपका सर्दी के मौसम में या फिर आपके गर्मी के मौसम में? कौन बच्चा बताएगा? चलिए थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। मैंने कहा ये आपका समुद्र है, ये आपकी नदी है, सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो सूर्य का प्रकाश गर्मियों में ज्यादा पड़ता है क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा, और टेम्परेचर ज्यादा होगा और सरफेस पर, और जहां पर आपका लैंड एरिया है या फिर कहीं पर आपका सी एरिया है जहां पर समुद्र है, जल है, वहां पर पानी क्या होगा, वाष्पीकृत होगा। वाष्पीकृत का मतलब है भाप बन के उड़ेगा, फिर ऊपर जाकर संघनन, मतलब वो सारा जल एक साथ एक ऊंचाई पर जाकर ठंडा हो जाएगा। ठंडा होगा तो वो जाकर बूंदे बनेंगी, और बूंदे बनेंगी, संघनित होंगी, संघनित होकर वो क्या करेंगी, वर्षा करेंगे, और वर्षा कर कर वापस समुद्र में गिर जाएगा। तो ये क्या है, ये एक प्रोसेसर है, एक चक्र है, किसका? इसको बोलते हैं जल चक्र, वाटर साइकिल। क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, बारिश कहां पहुंच रही है, समुद्रों में, नदियों में, तालाब में। सूर्य फिर निकल रहा है, उस पे क्या हो रहा है, हीट पड़ रही है, हीट पड़ रही है तो पानी वेपराइज होकर जलवाष्प के रूप में ऊपर उड़ रहा है। ऊपर उठ के किनसे मिल रहा है, ऊपर उठी जो आपकी ठंडी हवाएं हैं उनसे मिल जाता है। फिर वो इकट्ठा होता है, जिसको बोलते हैं संघनन। इकट्ठा होने पर वो भारी हो जाती है, और भारी होने पर वो क्या करता है, वर्षा करता है। वर्षा कहाँ होती है, पेड़ आपके पहाड़ों पर, पृथ्वी पर, पठार पर, और वापस वो पानी कहाँ पहुंच जाता है, नदियों में, समुद्रों में, महासागरों में, उपसागर पानी पहुंच जाता है, फिर उसका वेपराइजेशन होता है। तो इस प्रकार का ये एक वाटर साइकिल है, आपका जल चक्र है, जो निरंतर आपका हो रहा है या निरंतर आपका चल रहा है। क्लियर है? मानते हैं आपके, नहीं मानते कि इस तरह का कोई आपका वाटर साइकिल है, जल चक्र है, चल रहा है नहीं चल रहा? तो देखिए, आइए आगे बढ़ते हैं।
और इसमें थोड़ा सा पढ़ते हैं और गौर देते हैं कि क्या स्थिति इसमें बनी हुई है। कह रहे हैं जल के बारे में सोचने से आपके मस्तिष्क में चित्र बनता है, बिल्कुल चित्र बनता है, जल का चित्र आने लगता है। आप आंखें बंद करें सभी बच्चे और जल के बारे में सोचिए। किसी को नदी दिखाई देगी, किसी को तालाब, किसी को समुद्र, किसी को नल। आपके जो माइंड है उसमें एक जल की जो आपका वाटर इमेज है वो बनेगी। कह रहे हैं आपको जल कहाँ कहाँ मिलता है? या तो वो आपको नदियों में मिलेगा, जल प्रपात यानी कि जो आपके झरने हैं, बारिश जो आपके रिमझिम होती है उसमें, या नल के जल के बारे में आप सोचते होंगे। आप किसी टोटी खोलिए आपको जल दिखाई देगा। बच्चे बच्चे वर्षा के जल से गड्ढे में जो है आपकी जो कागज की नाव बनाते हैं और तैरते हैं। जब देखे हैं कि आपकी वर्षा होती है तो कहीं पानी भर जाता है, फिर बच्चे कागज की नाव बनाते हैं और फिर उसको नाव चलाते हैं। लेकिन अगर आप उसको दोपहर में देखोगे या अगली सुबह देखोगे तो वो जल गायब हो जाएगा और उसकी जगह क्या बनेगा? क्या हो जाएगा? बिल्कुल गायब हो जाएगा। और आप कहेंगे अरे वाह, अभी तो यहाँ पानी था 2 घंटे पहले तक, अब कहाँ चला गया? वो जल अचानक से कहाँ गायब हो गया? आप कहेंगे जो जल था वो अचानक से 2 घंटे तक तो यहीं था, फिर वो गायब कहाँ हो गया? तो कह रहे हैं कि सूर्य का ताप मतलब टेम्परेचर के कारण जल कैसा हो गया? वाष्पीकृत। वाष्पीकृत का मतलब है जलवाष्प के रूप में उड़ गया, और ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित हो गई। कैसा हुआ? संघनित होकर क्या होगा? बादल का रूप ले लिया। यानी कि जब आपका टेम्परेचर ज्यादा होता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी जल पर, तो वो भाप बनकर उड़ेगा। एग्जाम्पल रूप में आप अपने चूल्हे पर, गैस पर क्या करें? एक भिगोना रखिए या कोई बर्तन रखिए, उसमें पानी गर्म कीजिए। एक स्थिति ऐसी आएगी जब आपका क्या होगा कि जल भाप बन के ऊपर उड़ने लगेगा और आप उसे निरंतर ऐसे ही उबालते रहिए। तो कुछ समय बाद, आधे घंटे 15-20 मिनट के बाद, पूरा जल खत्म हो जाएगा, वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाएगा। क्लियर है? ध्यान रहेगा। और जिस प्रकार आप अगर जब कोई पानी गर्म करते हैं, चाय बनाते हैं, तो जो आप उसके ऊपर किसी आप बर्तन के ऊपर जो प्लेट वगैरह ढकते हैं तो उस पे कुछ जल वाष्प की बूंदें जम जाती हैं। क्लियर हो गया? जमती है कि नहीं? तो इस प्रकार ही आपका क्या होता है? संघनन होता है, और बाद में क्या होती है? उसी संघनन से वर्षा हो जाती है। यहां तक क्लियर रहेगा? अब देखिए, वही संघनन बादल का रूप लेते हैं और ये क्या करते हैं? वर्षा, हिमपात या हिमवृष्टि के रूप में होती है। अब जब ऐसा होगा, पहाड़ों पर होगी वर्षा तो आपके कैसे होगी? हिम, बर्फ गिरेगी, ऊंचाई पर होगी तो। बाकी अगर कहीं मैदानी क्षेत्र में हो रही है तो नॉर्मल वर्षा हो जाएगी, और धरती या समुद्र के नीचे गिरती है। ठीक है? जिस प्रक्रम का मतलब है प्रोसेस या प्रक्रिया में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागर, वायुमंडल एवं धरती के बीच में रहता है। अब क्या है? अपना स्वरूप चेंज कर रहा है। कभी वो जल है, वो कभी जलवाष्प बन गया, कभी वो वर्षा हो गई, कभी वो ठंड में पड़ा, तो कभी आपका बर्फ बन गया। तो जल कितने रूप बदल रहा है? अलग अलग प्रोसेस कर रहा है कि नहीं? पहले वो समुद्र में था, वेपराइज हुआ, ऊपर उड़ गया, संघनित हुआ, इकट्ठा हुआ, वर्षा हो गई, वर्षा जब नीचे गिरी आपके पहाड़ी क्षेत्र में तो आपकी हिम बन गई, बर्फ बनकर फिर वापस पिघला, वापस नदी में आ गया। तो अलग अलग आपको स्वरूप दिखाई देगा। और बर्फ कैसी होती है? कठोर होती है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों अवस्था में आपको बर्फ देखने की। क्लियर है? कह रहे कि हम पृथ्वी को थलशय के समान है। थलशाला क्या है? आप देखिए, थलशाला अपने छोटे घर में पौधे रखने के लिए कृत्रिम आहताएं, उसे क्या कहते हैं? ये है इस तरीके से, जो एक आदर्श स्थिति होती है। कह रहे हैं कि एक बड़े जार में 1/4 भाग में मिट्टी भरकर उसे अच्छी तरह से दबा दें, उसके बाद ह्यूमस की एक पतली परत लगाएं। पहले सबसे बड़ी पौधे लगाएं, उसके उपरांत चारों ओर छोटे छोटे पौधे को व्यवस्थित कर दें। इससे जल की फुहार का छिड़काव, जार को बंद कर दें, तो मिट्टी और पत्ती में वाष्पीकृत होकर, संघनन होकर जल की बूंदें नीचे गिरने लगेंगी। कैसे होने लगेंगी? जल की बूंदें नीचे गिरने लगेंगी। ये पूरा प्रोसेस है। कह रहे हैं कि अब कह रहे हैं कि इस जल का प्रयोग हम आज हरियाणा के किसी खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं। मान लीजिए आज जो हमारे पास जल है, चाहे हमने नदी से लिया है, वर्षा से लिया है, जिनने हमारा खेत सिंचित किया, हमें क्या पता
ये जल आज से सैकड़ों वर्ष पहले कहाँ हो? अमेजन नदी। अमेजन नदी अब आपको ढूंढनी है कि अमेजन नदी बहती कहाँ है, ठीक। और अलवणीय जल मतलब यानी कि जो मीठा जल है, जिसमें खारापन नहीं है। समुद्रों का जल खारा होता है ना, ये खारा नहीं है। ये प्रमुख स्रोत क्या क्या है? नदी है, तालाब है, सोते हैं, हिमनद है। इन जगह क्या मिलता है? आपका फ्रेश वाटर बोलते हैं इसको। क्लियर है? क्या मिलता है? फ्रेश वाटर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फ्रेश वाटर कहाँ है, तो आपको सारा क्लियरेंस बहुत अच्छे से होना चाहिए। क्लियर है? अब कह रहे हैं महासागर एवं सागरों में जल का निर्माण है, लवणीय जल होता है। लवणीय मतलब खारा, जिससे नमक बनता है। और इसमें क्या मिलता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl। क्या बोलते हैं हम? NaCl, इसे कहते हैं खाने वाला नमक। खाने योग्य नमक किस प्रकार तैयार किया जाता है, इसको आप देख सकते हैं। तो ये है NaCl। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ हम लोग आपका नया देखते हैं, और ये कुछ मानचित्र है और बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये, और आपको जानकर खुशी होगी। इसमें बहुत सारी नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, अपनी नदी है और गंगा नदी की। कितने बच्चों को बाबा गंगा नदी दिखाई दी? और गंगा नदी के ऊपर है आपकी ब्रह्मपुत्रा नदी, और ब्रह्मपुत्रा के अंदर चाइना की अवांग नदी, और हमारा ये रहा अरब सागर, और ये रहा बंगाल की खाड़ी। और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी जहां मिलते हैं हम उसको बोलते हैं हिंद महासागर। ये दोनों यहां मिल जाते हैं, इसलिए हिंद महासागर। क्लियर है? अब थोड़ा आप नजर दौड़ाएंगे तो यहां आपको मिलेगा कैस्पियन सागर, ये आपका लाल सागर, यहां आपका काला सागर, और ये भूमध्य सागर। ये बड़े कंफ्यूजिंग है मेरे प्यारे बच्चों। इनकी स्थिति को समझना थोड़ा सा ना मुश्किल सा लगता है। देखिए, ये कौन सा है? कैस्पियन, ये ब्लैक सी, ये आपका मेडिटेरियन सी, और ये आपका रेड सी। तो कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर, ये बड़ा कंफ्यूजिंग है आपस में। क्लियर है? यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। चलिए अब इसके बाद देखिए, थोड़ा नीचे आते हैं। पहले हम ये देखते हैं, साउथ वेस्ट एशिया देख लेते हैं। ये है दक्षिणी पूर्व, जिसको हम कहते हैं चाइना सी। क्लियर है? इसके बाद है दक्षिणी चाइना सी, और इसके बाद है आपका कोरल सागर। ये डार्लिंग आपकी नदी है, मरे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में बहती हैं। क्लियर है? इसके बाद थोड़ा सा आप दाएं चलेंगे, आपको दिखाई देगा बाएं की तरफ कि ये है आपकी विक्टोरिया झील, अफ्रीका में पड़ती है। ये कांगो नदी है, ये भी अफ्रीका महाद्वीप में है। ये ऑरेंज नदी है, ये नाइजर नदी है, ये नील नदी है जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था कि बच्चों, अच्छा ये आपकी नील नदी है। हाँ, अभी अमेजन पर पहुंचेंगे, अमेजन की बात थी। ये कौन सी है? दुबनबाई नदी है। और इधर आ जाइए, ये है अमेजन नदी। तो अमेजन नदी कहाँ बहती है जिसकी मैं बात कर रहा था? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में आपका कहाँ कौन बहती है? अमेजन नदी बहती है। ये सबसे बड़ा जल प्रवाह लेके चलती है वर्ल्ड में। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी सबसे लंबी नदी है विश्व की। कौन सी नदी? नील नदी। और अमेजन क्या है? बहाव में, अपुहा में। इस तरह से सबसे ज्यादा कौन चौड़ी है? अमेजन नदी। और नील नदी का अपुहा कितना हो सकता है? इतना। और लंबी कौन है सबसे ज्यादा? है तो आपकी नाइल रिवर वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है। क्लियर है? ध्यान रहेगा। ये है आपका कैस्पियन सागर, ध्यान रखिए। ये है आपके मिसिसिपी मिसौरी, ठीक है। ये साल्ट लेक सिटी है। ये आपका विनिपेग है। ये लेक सुपिरिया है। ये हुनरू झील है। ये ग्रेट बियर लेक है। ये ग्रेट स्लेव लेक है। ये सारे ऐसे जल के स्रोत हैं पूरे विश्व में जिनको हमने मानचित्र के माध्यम से आपका देखा है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि नाइल रिवर कहाँ है, नील नदी, तो आप बता सकते हैं
नाइजर पूछ ले, ऑरेंज पूछ ले, कांगो पूछ ले, अमेजन पूछ ले, मिसिसिपी मिसौरी पूछ ले, विनिपेग झील पूछ ले, आपको डार्लिंग नदी पूछ ले, वांगो या हांगो नदी पूछ ले, गंगा ब्रह्मपुत्र पूछ ले, साउथ चाइना सी पूछ ले, तो आपको पता होगा कि आप कहां पर कौन सा स्थान है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ आपके महासागर हैं इसमें, जैसे अटलांटिक महासागर, ये है प्रशांत महासागर, क्योंकि पृथ्वी गोल है ये दोनों तरफ आपको दिखाई देगा, हम इसको पूर्वी या पश्चिमी प्रशांत महासागर के नाम से भी जानते। ये है दक्षिणी अटलांटिक महासागर और ये है अटलांटिक महासागर, आर्टिक, ये आर्टिक है, देख लिया। और ये हिंद महासागर है, याद रहेगा इतना। और ये नीचे आपका एक महाद्वीप है अंटार्कटिका, ठीक। देखिए चलिए आगे बढ़े। अब कह रहे हैं जल का वितरण की बात कर रहा है, बेसिकली जल का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने कैसे किया हुआ है। देखिए क्या कह रहे हैं, और ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो ये वितरण है जल का, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। कह रहे हैं कि हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर 3/4 भाग जल से ढका है। कितना आपका ढका है? 3/4, यानी कि 3/4 भाग पर क्या है आपका? जल है, ठीक। और कह रहे हैं यदि धरती के यानी थल की अपेक्षा जल अधिक है, यानी कि अगर पूरी पृथ्वी पर देखोगे तो आपको लैंड कम मिलेगा, जल ज्यादा मिलेगा। अनेक देशों में जल की कमी का सामना क्यों करना पड़ रहा है? क्या पृथ्वी पर मौजूदा जल हमारे लिए उपलब्ध नहीं है या पर्याप्त नहीं है? हमारे लिए जल वितरण तालिकाओं को देखते हैं कि कैसे कैसे हमारे पास जल की स्थिति है। ये हमने थोड़ा बड़ा कर लिया और हमने इसको यहां कर लिया। कह रहे जो महासागरों में जल है वो कितना है आपका? 97% जितना भी हमारा टोटल जल है, उस जल का 97% किसके पास है? हमारा आपका 97.3% महासागरों में। जो बड़े बड़े आपके हिमखंड आप लोग देखते हैं ना, बर्फ के जो आपके पहाड़ हैं, जो आपके ग्लेशियर हैं, इसको कहा गया है बर्फ छत्रक, उनमें 0.2% आपका क्या है? ये है। और लैंड अगर आप लोग देखोगे भूमिगत, यानी कि जो हमारी पृथ्वी के अंदर जल है वो कितना है? 0.68%। और जितने भी हमारे झरने झील हैं इनमें कितना है? 0.9% है। स्थल एवं जो आपकी नमकीन झीलों में कितना है? 0.009%। वायुमंडल में कितना है? यानी कि झीलों से ज्यादा जल किसमें है? आपका ध्यान दें। अब देखिए वायुमंडल में इतना मिलेगा 0.0019%, तो और नदियों में कितना है आपका? 0.0001%। तो ऐसे करके टोटली आपका कितना हो गया? आपका 100%। तो ये जल का डिस्ट्रीब्यूशन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चे। कैसे जल को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे हम इसको देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से पूरा जो चैप्टर है वो आपका समाप्त हुआ। आप थोड़ा सा एक बार इसको अच्छे से अगर आप लोग देखते हैं, बात करते हैं, तो सारी चीजें और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएंगी। और आपने देखा कि जल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कैसे टेम्परेचर पढ़कर आपका जलवाष्प बनती है, फिर संघनित होकर वर्षा होती है। एक जल चक्र पूरी साइक्लिक है, इसको हम लोग कल भी समझेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।